नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है। या एसएससी हो, सीजीएल हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर आपको एक निचोड़ इस वीडियो में दिया जाता है। तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि यहाँ पे लिखा है एग्जाम से पहले जरूर देखें, तो आप एग्जाम से पहले सब जरूर देखिए। इस वीडियो से यानी मैक्सिमम प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का प्रहरी है और भारतीय संविधान के खाली स्थान में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है, यानी किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन है। ये सीधा प्रश्न पूछा जा रहा है। और आपको जैसा कि आप जान रहे हैं कि हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 और 5 का एग्जाम आयोजित किया गया था, उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया। तो उसका ऑफिशियल पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप किसी भी एग्जाम का ऑफिशियल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप जान रहे हैं कि आर्टिकल से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 2 में। तो लेवल 5, 3 और 2 का एग्जाम होना बाकी है, जो 12 जून का आयोजित किया जाएगा। हाल ही में नोटिस जारी किया गया। तो आप एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा कंप्लीट, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, यानी रामबाण साबित होगा आपके लिए। तो प्रश्न क्या है आर्टिकल से रिलेटेड, तो आर्टिकल से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकता है मैक्सिमम वो सारा प्रश्न आपको कंप्लीट करा देंगे। और लास्ट में एक वीडियो ऐड कर देंगे जिसमें 1 से 50 तक आपको आर्टिकल वहाँ कंप्लीट करा देंगे। देखिए यहाँ है आर्टिकल 76 से। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 79, 80 और 81, तो आप इससे याद रखिएगा सरला। तो सत से संसद होता है, रा से राज्यसभा और ला से यानी ला से लोकसभा। तो पहला आएगा संसद, तो 79 संसद, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। आर्टिकल 108 में क्या? संयुक्त बैठक, यानी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाएगा किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। नेक्स्ट है कि आर्टिकल 110 में क्या है? धन विधेयक। आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जो हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं? बजट। तो बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है, उल्लेख क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुच्छेद 112 में। आर्टिकल 124 में क्या है? उच्चतम न्यायालय का स्थापना या गठन, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 148 में क्या? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कैग या CAG। और अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक है? अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद मतलब कितना से कितना तक में वर्णन है। तो अनुच्छेद 148 से लेकर 51 तक। आर्टिकल 161 में क्या है? क्षमादान। राज्यपाल यानी किसी को क्षमा दान कर सकता है, यानी क्षमा कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। लेकिन अगर राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 214 में क्या है? उच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 214 में। सॉरी, उच्च न्यायालय का यहाँ पे गठन नहीं होगा, उच्च न्यायालय का गठन 216 हो जाएगा। उच्च न्यायालय यानी किसी भी राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 214 के तहत। आर्टिकल 243, यहाँ पे 243 लिखा गया खा। तो आर्टिकल 243 के ख में पंचायतों का गठन के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा के बारे में वर्णन है। या तो अनुच्छेद 243 के ख या ग देगा, तो प्रश्न पूछेगा सीधा आपसे, नहीं तो सिर्फ आपको अनुच्छेद क्या देगा? 243 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों का गठन से। नेक्स्ट पूछेगा कि आर्टिकल 289 के का किससे संबंधित है? ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, किससे संबंधित है? तो वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GST। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? GST। तो वस्तु एवं सेवा कर परिषद, अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 289 के क में। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि आर्टिकल 300, हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया प्रश्न है कि आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? तो वाद और कार्यवाहियां, किससे संबंधित है? वाद और कार्यवाहियां से संबंधित है। GST से रिलेटेड एक और प्रश्न में पूछा जाएगा कि GST कैसा कर है, यानी इनडायरेक्ट कर है या डायरेक्ट टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है या डायरेक्ट टैक्स है? तो GST कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स। आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 300 के क में क्या है? संपत्ति का अधिकार।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटाकर कहाँ रख दिया गया? अनुच्छेद 300 के क में। संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार हो गया? कानूनी अधिकार। आर्टिकल 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है? ये भी प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी CBT 2 में पूछा गया। विधान परिषद का सभापति एवं उपसभापति। आर्टिकल 169 राज्यों में विधान परिषदों का सृजन। ये भी प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी CBT 2 में। आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आर्टिकल 248 किससे संबंधित? अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ यानी एक समवर्ती सूची होता है, राज्य सूची होता है और संघ सूची होता है। तो तीनों में से अगर कहीं भी जिसको नहीं रखा गया उसको कहाँ रखा जाएगा? अवशिष्ट शक्ति में। तो किस में वर्णन है? 248। आर्टिकल 237 में, सॉरी 37 नहीं है, आर्टिकल 267 इसमें क्या है? तो आकस्मिक निधि। नेक्स्ट है आर्टिकल 312 अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें क्या? अखिल भारतीय सेवाएं जैसा मोस्ट आर्टिकल है। अब जो भी प्रश्न पूछा जाता है इधर से ही प्रश्न पूछा जाता। पहले पूछा जाता था आर्टिकल 15, 16, लेकिन अब जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा आर्टिकल 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं। आर्टिकल 315 में क्या है? लोक सेवा आयोग, जिसको हम बोलते हैं UPSC लोक सेवा आयोग। आर्टिकल 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 के क्या में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। एक है AC और एक है ST, शेड्यूल्ड ट्राइब्ड, और एक होता है शेड्यूल्ड कास्ट। तो इसमें क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी ST आयोग। आर्टिकल 338 के क्या में क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आप इसको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 343 में क्या है? संघ की राजभाषा। आर्टिकल 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात। ये भी प्रश्न पूछा गया एनटीपीसी CBT 2 में। आर्टिकल 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और आर्टिकल 360 में क्या है? वित्तीय आपात। तो तीनों प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी जो भी आर्टिकल आपको दिया जा रहा है सभी महत्वपूर्ण है, यानी महत्वपूर्ण जितना स्टार आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। तो आप इसको जरूर याद रखिए। इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल जितना है उसमें से भी ये छाट कर आपको दिया जा रहा है जो महत्वपूर्ण है। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपात। आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो 4 का अंतर है, तो आप इस तरह से याद रखिएगा सीरियल बाय। आर्टिकल 368 में क्या है? संविधान संशोधन, यानी संविधान में संशोधन किया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 368 के तहत। किसके तहत किया जाएगा? अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया? साउथ अफ्रीका से। तो प्रश्न पे चलते कि प्रश्न क्या पूछा गया। प्रश्न है कि भारत का चुनाव आयोग तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 324। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। और 352 में राष्ट्रीय आपात। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा। तो यहां से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा नदी से। कृष्णा महाबलेश्वर, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। और मूसी नदी के तट पे स्थित है हैदराबाद। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सीधा आपसे पूछा जाएगा। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी। और कृष्णा नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। ये भी आप याद रखिएगा। गोदावरी से प्रश्न पूछा जाएगा। महाराष्ट्र के नासिक के त्रिम्बकेश्वर पर्वत से निकलती है। और इसकी सहायक नदी है मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, प्राणहिता। तो प्राणहिता बेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा का संयुक्त रूप है। यानी जब पेनगंगा, वर्धा और बेनगंगा जब मिलेगी तो आगे चलकर क्या कहलाएगी? प्राणहिता। और इंद्रावती इसकी क्या है? सहायक नदी। कुंभ मेला नासिक में लगता है किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे जो आप नदी देख रहे हैं कौन सी नदी है? गोदावरी। यहाँ पे हो जाएगा मंजरा,
यहाँ पे पेनगंगा, वर्धा, बेनगंगा, और यही तीनों जब नदी मिलेगी तो क्या कहलाएगी? प्राणहिता। यहाँ पे इंद्रावती। यहाँ पे जो आप जो नदी देख रहे हैं क्या है? कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। यहाँ पे कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, यहाँ पे तुंगा और यहाँ पे भद्रा है, दोनों जाकर के मिलकर क्या बनेगी? तुंग भद्रा नदी। और यहाँ पे मूसी। तो आप इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाल ही में एनटीपीसी सीबीटी 2 में प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो यारलुंग जांगुबो। किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगुबो। ये भी प्रश्न पूछा गया। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन सी है? दिहांग है और एक दिबांग है। तो जो दिबांग है, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिबांग। ये प्रश्न एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? दिबांग। और एक नदी का नाम है दिहांग नदी, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो दिबांग नाम से। और उसकी सहायक नदी का नाम क्या है? दिहांग। और माजुली द्वीप किस नदी पे स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये भी पूछा गया सीबीटी 2 में। कहाँ स्थित है? असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए। गोदावरी और कावेरी से प्रश्न पूछा जाएगा। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। प्रश्न पूछा जाएगा दक्षिण की गंगा गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। यानी अगर भारत लग जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। भारत लगेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी। और सिर्फ पूछेगा दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। यमुना नदी की भी सहायक नदी के बारे में पूछ लिया गया है। ये जो आप नदी देख रहे हैं कौन सी नदी है? यमुना नदी। यमुना नदी, इसकी सहायक नदी हो जाएगी चंबल, बेतवा, ये सब क्या हो जाएगी? सहायक नदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः डॉट उपचार कहा जाता है। यानी जो अपशिष्ट जल है, उपचार की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सीवेज कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सीवेज। जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए खाली स्थान में मुलाकात की। तो कहाँ मुलाकात की थी? हैदराबाद में। यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा? पहला प्रश्न पूछा जाएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। प्रवासी नहीं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। क्यों? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 1917 चंपारण आंदोलन, 1918 खेड़ा आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। चला कब तक था? 1922 तक। 1922 तक। तो प्रश्न पूछेगा असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला? 1920 से 1922 तक। वापस क्यों लिया गया? क्योंकि चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। स्थगित कब किए थे? 12 फरवरी, अगस्त नहीं होगा, 12 फरवरी को आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। लेकिन प्रश्न पूछेगा कि चौरी चौरा घटना कब घटित हुआ था? तो 5 फरवरी
1922 को, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। कब? 12 फरवरी को। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दांडी मार्च 1930 को। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किन के बीच हुआ था? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। कहाँ हुआ था? पुणे के एरबदा जेल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाली हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्न में से किसका होता है? तो उसके पति का। ऑप्शन नंबर 3। द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे? तो वायलिन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड और भी क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? वासुरी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, दो व्यक्ति का नाम आप याद रखिएगा। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष का संबंध किससे? बांसुरी से। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे? संतूर से। जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज, यहाँ पे लिखा गया जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज का संबंध किससे? तबला से। शहनाई बिस्मिल्ला खां का संबंध किससे? शहनाई से। पंडित रविशंकर का संबंध किससे? सितार से। और डॉक्टर लालमणि मिश्र का संबंध किससे? बीना वादक से। एक और भी प्रश्न पूछा गया हाल ही में CVT 2 में, अल्लाह राखा खान का संबंध किससे है? तो तबला से संबंधित है। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे लिखा है रज्जुकी पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, और अरज्जुकी में क्या होता है कि पृष्ठ रज्जु अनुपस्थित होता है। इसी से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इसमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि जिसको हम बोलते हैं वेडलैंड का एक मुख्य कारण है? तो अल्प वर्षा। तो अल्प वर्षा से क्या होगा? भूमि का किसी प्रकार का हानि नहीं होगा। खुले में शौच, इससे भी हानि नहीं होगा। अत्यधिक वना आवरण, तो जितना आप वन लगाइएगा उतना क्या हो जाएगा? मिट्टी का अपवर्दन नहीं होगा। मिट्टी का अपवर्दन नहीं होगा। मिट्टी का अपवर्दन कहने का मतलब है परत को क्या झड़ना, झड़ना समझते हैं? यानी ऊपरी मिट्टी के ऊपरी परत को क्या झड़ना, यानी धीरे धीरे उसके ऊपरी परत क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी धीरे धीरे उसको हम बोल सकते हैं झड़ना। अरे झड़ना नहीं समझते हैं? मिट्टी का परत को क्या कहते हैं? झड़ना, उसी को बोलते हैं अपरदन। तो मृदा का अपरदन, इससे क्या होगा? मिट्टी का नुकसान होगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या हो रहा है? मृदा अपरदन। ये आप देख सकते हैं क्या हो रहा है? मृदा अपरदन। नेक्स्ट है पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरियों के कुछ हिस्सों में जंग का कारण बन सकता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सल्फर। नेक्स्ट है कि डॉट में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकर बिलक्कू उत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। मकर बिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और अम्बुवाची मेला कहाँ लगता है? असम में। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। यक्षगान कहाँ होता है? कर्नाटक में। लावनी और तमाशा कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तमाशा और लावनी कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। पंडवानी एक नृत्य मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे प्रश्न पूछेगा कि पंडवानी नृत्य से कौन संबंधित है। यह प्रश्न पूछेगा तीजन वय का संबंध किससे है? तो पंडवानी नृत्य से। और पंडवानी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? छत्तीसगढ़। रॉक पूछेगा तो जम्मू कश्मीर। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। भारत में टोटल कितने क्लासिकल डांस है? 8। कथक कहाँ का? केरल, सॉरी केरल बोल रहे हैं, केरल का कथकली हो जाएगा। कथक पूछेगा तो उत्तर भारत। कथकली पूछेगा केरल। मोहिनीअट्टम केरल। उड़ीसी उड़ीसा नाम से ही पता चल रहा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। भरतनाट्यम तमिलनाडु। सतारिया असम। मणिपुरी मणिपुर। तो भारत में अगर टोटल पूछेगा क्लासिकल डांस कितना है? 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम बताइए। तो इसी को हम लिख सकते हैं C2H5OH। इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इथेनॉल। और एक प्रश्न पूछेगा CH3OH, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल। दो प्रश्न पूछा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मिथेनॉल, और इसको बोलते हैं इथेनॉल। नेक्स्ट है कि अथर्ववेद डॉट खंडों का संग्रह है, तो कितने खंडों का संग्रह? 20 यानी 20। ऑप्शन नंबर डी। अथर्ववेद से प्रश्न पूछेगा, सामवेद से प्रश्न पूछेगा, यजुर्वेद से प्रश्न पूछेगा। तो अथर्ववेद से प्रश्न पूछेगा तो अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। आप याद रखिएगा, जादू टोना। और ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण। सामवेद में क्या है? तो सा से सामवेद और सा से संगीत। और यजुर्वेद में क्या है? तो या से याग और या से यजुर्वेद। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं। याग किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी। धन निष्कासन का सिद्धांत कौन दिए? दादा भाई नौरोजी। एनी बेसेंट 1916 होम रूल लीग की स्थापना की है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ? 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा। और कहाँ किया गया था? मद्रास में। कहाँ किया गया था? मद्रास में। उन्नीस सौ 17 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कब की थी अध्यक्षता? 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन प्रश्न पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू। जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है, जो प्रश्न पूछा जा सकता है, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा ही जाएगा। आप कोई भी एग्जाम दीजिए, यहाँ से एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न पूछेगा मलविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और मेघदूत किसके द्वारा लिखा गया? कालिदास के द्वारा लिखा गया। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया। मुद्राराक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा लिखा गया। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया। काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? राजशेखर के द्वारा लिखा गया। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया। रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका किसके द्वारा लिखा गया? हर्षवर्धन के द्वारा। जो हर्षचरित देख रहे हैं, बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में। इसलिए कौन सा किताब लिखे? हर्षचरित। तो हर्षचरित कौन लिखे थे? बाणभट्ट। अमरकोश अमर सिंह के द्वारा लिखा गया। मिलिंद पान्हो नागसन के द्वारा लिखा गया। बृहद संहिता ब्राह्मीर के द्वारा लिखा गया। उत्तर रामचरित्र भवभूति के द्वारा लिखा गया। राजतरंगिणी कल्हन के द्वारा लिखा गया, जिसमें जम्मू का कश्मीर बताया गया। जम्मू कश्मीर का हिस्ट्री किसमें? राजतरंगिणी में। काव्य दर्शन दंडी के द्वारा लिखा गया। गीत गोविंद जयदेव के द्वारा। स्वप्न वासवदत्ता भास के द्वारा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा। बुद्ध चरित्र अश्वघोष। महाभारत और भगवत गीता वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। नाट्यशास्त्र भरत के द्वारा। रामायण वाल्मीकि के द्वारा। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा। हितोपदेश नारायण भट्ट के द्वारा। गार्गी संहिता ज्योतिष ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया? कात्यायन के द्वारा लिखा गया। गार्गी संहिता कीर्ति कौमुदी सोमेश्वर के द्वारा लिखा गया। तो इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है जो आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न जब स्टार्ट किए थे सेशन, उसी समय आपको बताए थे पहला वीडियो में कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1925 को। तो यहाँ पे जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। कब किया था? 24 जनवरी को। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? तो बलूत का फल। इसको क्या बोलते हैं? बलूत का फल। ऑप्शन नंबर बी, यही आपका बलूत का फल।
निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो आंसर क्या हो जाएगा? अरिकमेदु। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न सारा कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 का बी। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 खंड बी, यानी हम लोग इसको पढ़ते हैं खंड 43 खंड बी, यानी 43 के बी किससे संबंधित है, ये प्रश्न पूछा गया। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से 50 तक जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको देखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 1, अनुच्छेद 1 में क्या बताया गया? राज्यों का संघ, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। यह किस अनुच्छेद में बताया गया? आर्टिकल नंबर 1। और वर्तमान में 28 राज्य प्लस 8 यूटी, यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया? राज्यों का संघ। अनुच्छेद 2 में बताया गया नए राज्यों का प्रवेश, यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 में बताया गया 2 और 3 में बहुत ही थोड़ा सा का डिफरेंट है, यानी थोड़ा सा का अंतर है। अनुच्छेद 3 में यह बताया गया नए राज्यों का निर्माण, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है। तो जैसे में नामों सीमाओं में परिवर्तन, यानी नाम चेंज करना है या सीमाओं में परिवर्तन करना है, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 3 के तहत। या नए राज्यों का निर्माण करना, यानी एक राज्य मान लीजिए क्या है पहले से, उससे अलग एक नए राज्य का निर्माण करना है, यानी अलग करके। तो नए राज्य का अलग करके निर्माण करना, तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे? अनुच्छेद 3। और नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक। और जो हम लोग ऊपर देखें वो किस भाग में? भाग 1 में है। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, जो क्या बताता है? नागरिकता। और भाग कितना में? 2, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता। उसके बाद आता है मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35। और भाग पूछेगा तो भाग 3। तो अब शुरू होता है इंपॉर्टेंस आर्टिकल। अनुच्छेद, अनुच्छेद 14 में क्या बताया गया? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, तो अनुच्छेद नंबर 14। अनुच्छेद 15 में बताया गया धर्म, मूलवंश, जाति के आधार पर विभेद पर निषेध, यानी भेदभाव आपको नहीं करना है। किसी भी जाति, धर्म या मूल वंश के आधार पर आपको भेदभाव नहीं करना है। यह किस अनुच्छेद में बताया गया? अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद 16 में बताया गया अवसर की समानता। जो ये सब जो अनुच्छेद मोस्ट इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, यानी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो आप इसको नोट डाउन जरूर करें और इसको आप जितना स्टार लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, क्योंकि ये सब जो अनुच्छेद है एग्जाम में आपसे बार बार पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम दीजिए, बिहार एसआई का एग्जाम दीजिए, यूपीएसआई का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए, एसएससी का एग्जाम दीजिए, यानी आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपसे पूछा जाएगा। इस पे लिखा नहीं है कि आपको रेलवे में पूछा जाएगा, बिहार एसआई में पूछा जाएगा, बीपीएससी में पूछा जाएगा, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद नंबर 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता कहने का मतलब छुआछूत का अंत। अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी जो भी आपको उपाधि दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में? अनुच्छेद 19, यानी आप कहीं भी आप सभा बुला सकते हैं अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। आप भाषण दे सकते हैं अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ये मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, अनुच्छेद नंबर 19। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद नंबर 21।
अनुच्छेद 21 के ए में बताया गया, जहां भी अनुच्छेद 21 के ए में यानी जो खंड जुड़ा रहेगा, इसका कहने का मतलब है संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। यानी 21 के जो ए जोड़ा गया है, ये इसका कहने का मतलब इसमें संविधान में संशोधन करके इसको जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 21 के ए में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार। यानी अगर आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 21 के ए किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसमें क्या शामिल है, शिक्षा का अधिकार। संविधान कौन सा था संशोधन, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। और संविधान में संशोधन किया जाता है किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत। और ये कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से लिया गया। इसको नोट कर लीजिएगा, संविधान में जो हम लोग संशोधन करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, अनुच्छेद नंबर 368। इसको लिए कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। यानी ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं साउथ अफ्रीका से इसको लिए हैं। और राइट टू इन्फॉर्मेशन है और राइट टू एजुकेशन। आपसे पूछेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब का था, 2009 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का था, लागू कब से हुआ, 2010 से, जिसको बोलते हैं राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है कब का था, 2009 का, लागू कब से हुआ, 2010 से। और एक है RTI यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था, 2005। इसको भी लिख लीजिए या आप कन्फ्यूजन कर जाइएगा दोनों में। RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार 2005। और यहाँ पे अगर सिर्फ हम लोग कर देंगे ई तो चेंज हो जाएगा आंसर, यानी RTE राइट टू इन्फॉर्मेशन ये कब का था, 2009। तो दोनों में कन्फ्यूजन आप नहीं करिएगा। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम कारखानों में बालकों पर प्रतिबंध। तो यहाँ हम कट कर दे रहे, यानी 14 वर्ष से कम के बालकों को आपको कारखानों में नहीं लगाना है, इस पे क्या प्रतिबंध है, निषेध है। अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में क्या बताया गया है, अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। अनुच्छेद 30 जो है किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से ही संबंधित है। उसमें ये बताया गया कहीं भी शिक्षण संस्थान यानी आप खोल सकते हैं, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्ग को। यह किस में बताया गया, अनुच्छेद नंबर 30 में। यानी 29 और 30 किससे संबंधित है, अल्पसंख्यक वर्ग से। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा, किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32। और हाई कोर्ट पूछेगा तो अनुच्छेद 226 के तहत। जब हम लोग 50 ऊपर करेंगे तो हम सारा कवर कर लेंगे अनुच्छेद, यानी 3 से 4 वीडियो में हम सारा अनुच्छेद को कवर कर लेंगे। आज हम लोग कहाँ तक करेंगे, 1 से लेकर 50 तक। तो अनुच्छेद 32 में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार का रीट जारी करेगा। और अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा बोले कहते हैं, अनुच्छेद नंबर 32 संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। तो यहाँ पर आप लिखिएगा एक नोट करके, देखिए हम आपको आगे लिखा दे रहे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा DPSP। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 35 से लेकर 51 तक। DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट में, DPSP। अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। तो अनुच्छेद 40 में क्या बताया गया, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 43 के ए सहकारी समिति, अनुच्छेद 43 के ए में क्या बताया गया, सहकारी समिति। अनुच्छेद 44 सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में क्या है, सिविल संहिता। अनुच्छेद 45
अनुच्छेद 45 में क्या है, शिक्षा का अधिकार, अधिकार करें, शिक्षा से संबंधित है अनुच्छेद 45। यानी आपसे पूछेगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शिक्षा संबंधित है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45। यानी 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कहाँ, अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 के का पर्यावरण के संरक्षण, अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। और यहाँ पे लिख लीजिएगा डीपीएसपी, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। और भाग पूछेगा तो भाग क्या हो जाएगा, 4। भाग पूछेगा तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से लेकर 51 तक। राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत लिख लीजिएगा, राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहां पर आप लिख लीजिएगा राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 35 से 51 भाग 4, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण आर्टिकल। अब हम लोग चलते प्रश्न पे। प्रश्न है संविधान यानी भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 के बी डॉट से संबंधित है। तो 43 के बी किससे संबंधित है, सहकारी समिति। ये किससे संबंधित है, सहकारी समिति। देखिए यहाँ पे हम आपको बताए थे, देखिए यहाँ पे हम आपको बताया सहकारी समिति। देखिए 43 के ए लिखा गया यहाँ पे इसको बी करिए, 43 के बी, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा, 43 के बी, 43 के बी सहकारी समिति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40।